तो आज की चर्चा शुरू करते हैं कि पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स पर, और जो बात प्रशांत भूषण ने कही कि मोदी और अदानी ने मिलकर अपने नीतियों से और उन्होंने अपने कैपिटलिज्म से किस तरीके से पूरे देश को बर्बाद किया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल सूद जी हैं जो कि बहुत जाने माने पर्यावरण एक्टिविस्ट है, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। विवेक देशपांडे हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। मैं विवेक से शुरू करती हूँ क्योंकि विवेक को दूसरे किसी चैनल पर जाना है। तो विवेक का ये जो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और अब पर्यावरण, हाल में आपने देखा होगा कि सेशल्स में मोदी जी को पर्यावरण बचाने के लिए ब्लू होराइजन अवार्ड मिला था। आखिर वो अवार्ड आज झूठा साबित हो गया इस रैंकिंग को देखकर कि अगर 177 में से 176 पर भारत की रैंकिंग है तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो नहीं पता, मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। एनवायरनमेंट के लिए अवार्ड मिला है, कमाल है। मतलब ब्लू होराइजन अवार्ड सेशल्स में जो मोदी जी को अवार्ड मिला था वो ब्लू होराइजन अवार्ड था पर्यावरण को बचाने के लिए। जी, अरे वाह, अच्छा, ओके। तो नहीं, ऐसा है कि जो पार्टी और जो आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी तौर तरीकों को नहीं आइडेंटिफाई करती, नहीं उसको मानती है, वो हर काम जो है वो इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली करने में विश्वास करती है। जो भी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल लॉज है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो, कंजर्वेशन वाला जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला है, सारे जो एक्ट्स है जो इंदिरा गांधी के जमाने से इस देश के एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया। मतलब एनवायरमेंटलिज्म जो है वो उसने जो रूट्स पकड़े थे इस देश में, वो इंदिरा गांधी के जमाने में पकड़े थे। उसको बहुत, कई लोग उसको स्ट्रिंजेंट मानते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रिंजेंट है, ऐसा मानते हैं, है भी, वो होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप जितने बचे कुचे जंगल है, आप जो जंगल कम से कम 33% देश में जंगल होना चाहिए, ऐसा आइडियल है। आज हमारे देश में शायद 21% ही है। तो जंगल बढ़ाने के बजाय अगर आप जंगल कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सीधा एनवायरनमेंट पर हमला है। और पिछले 12 साल में ये हमला जितना तेजी से बढ़ा है क्योंकि ये लोग किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों को मानते ही नहीं है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है तो वो उसको पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस मिले हैं। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस का जो कल्चर है वो मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद आया है। उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड रिपोर्टिंग भी हुई है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो जंगलों में है, चाहे माइनिंग के प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे जो है उसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स को 100 के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस मिला है। ऐसा होता है कभी दुनिया में? मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है या नहीं, इसका अंदाजा आपको लेना है तो क्या प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसको क्लियरेंस देंगे? मतलब ये किस तरह का लॉजिक है? ये क्या है? मतलब किस तरह की सोच है? ये किस तरह के लोग है ये? तो ये क्या है? मतलब ये सिर्फ भारत में हुआ होगा, मुझे नहीं लगता और कहीं पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस कहीं होता होगा। क्योंकि ये लोग बिल्कुल मानते ही नहीं कि हम नहीं मानेंगे, हमको जो करना है वो हम करेंगे, और जो कुछ भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको किसी भी तरह से फुलफिल करेंगे, इलीगली करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनली करेंगे। देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स, और ट्राइबल कंसेंट वाला जो मामला है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फिर जो फॉरेस्ट नहीं, क्या है उसको, ट्राइबल एरियाज में जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स को दिया गया है, उनके यूटिलिटी के लिए दिया गया है, उनको इंडिविजुअल पट्टे दिए गए हैं। तो ये सारा जो है ये पूरी तरह से ताक पर रख के, ट्राइबल कंसेंट न लेते हुए, हसदेव का जंगल जो है वो बहुत बड़ा एग्जांपल है। वहां पर विदाउट ट्राइबल कंसेंट उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं, ये कंसेंट को कहीं से भी झूठ मूठ का कंसेंट बनाकर उसको क्लियर कर देते हैं। हसदेव के जंगल का सवाल हो, चाहे बॉक्साइट माइनिंग हो, वहां जो नॉर्थ में होती है किसी एक टाइगर रिजर्व में, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वहां पर जो बॉक्साइट माइनिंग है वो भी इस तरह से चल रही है, इलीगली चल रही है। हमको अरवली के साथ में क्या हुआ है हमको पता है। और सबसे बड़ा जो अभी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है वो जो निकोबार वाला प्रोजेक्ट है, वो लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, कोस्टल रेगुलेशंस को बाईपास करके वहां पर प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। और आप देखिए कुंभ मेले के लिए हजारों पेड़ काटे हैं नासिक में, और जबकि
मतलब एनवायरमेंटलिस्ट उसके खिलाफ बात कर रहे थे, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये किसी को नहीं मानते। आपको याद होगा मेट्रो कार शेड का जो प्रोजेक्ट आरे के जंगल में वहां पर बनाना था, वो जैसे ही हाई कोर्ट ने उसको परमिशन दी, तो एनवायरमेंटलिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले उसी रात में फडणवीस सरकार ने 2000 पेड़ काट दिए थे एक रात के अंदर। अब किस तरह के नेफेरियस लोग हैं ये, मतलब ये ऐसा कभी होता है? उसको चैलेंज कर एनवायरमेंटलिस्ट उसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर काम रुक जाएगा। इस डर से रात भरे में जिस जिस दिन हाईकोर्ट का कंसेंट हाईकोर्ट का ओके आया, उस दिन उसी रात को इन्होंने 2000 पेड़ वहां मशीन से काट दिए आरे के जंगल में। तो ये लोग बहुत, जो टाइगर कॉरिडोर है फॉर एग्जांपल, टाइगर कॉरिडोर जो है, द नेक्स्ट बिग थिंग इन टाइगर कंजर्वेशन हैज टू बी प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर कॉरिडोर्स। ये सबने माना हुआ एक फैक्ट है कि अगर आपको, क्योंकि जितनी टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है उसको अकोमोडेट करने के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो सबसे बड़ा जो उपाय है उसके लिए, वो सारे जो टाइगर एरियाज है, टाइगर बियरिंग एरियाज है, उनके बीच में जो कॉरिडोर्स है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको टाइगर्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में जो आइलैंड्स बन गए हैं अभी, जाने के लिए कॉरिडोर्स बनाना, जिससे एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर्स होगा। कई ऐसे इलाके हैं जहां टाइगर्स नहीं है, लेकिन टाइगर वहां रह सकते हैं, तो वहां जाने के लिए उनको जगह नहीं है। मतलब ताड़ोबा जैसा जंगल है महाराष्ट्र का चंद्रपुर में, वहां से टाइगर इधर उधर बहुत जाते हैं, उनका माइग्रेशन होता है, लेकिन मतलब वहां से 3-3 हजार किलोमीटर दूर तक टाइगर जाने के रिकॉर्ड्स है। तो ये, लेकिन जब तक वो कॉरिडोर पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो टाइगर्स का माइग्रेशन नहीं होगा। और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उनका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह होने के बाद मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ये सारी जो बातें हैं, ये तो रहेगी दूर। मतलब टाइगर कॉरिडोर्स के बीच में जो माइनिंग का काम चल रहा है कई जगह पर, अभी महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर जिले में ही ब्रह्मपुरी तहसील है, वहां पर एक आयरन और माइन को परमिशन दी गई थी। उसको फिर बहुत ज्यादा विरोध हुआ क्योंकि वो टाइगर कॉरिडोर का एरिया था, तब जाकर वो काम रुक गया है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसको आगे फिर एक बार शुरू ना कर दिया जाए। तो ये लोग एनवायरमेंट वगैरह प्रोटेक्शन को, सही होगा नहीं तो क्या मुझे याद है सही होगा विवेक, क्या ये कहना सही होगा कि मोदी और अदानी ने मिलकर जिस तरीके से 12 सालों में इस पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, शायद ही किसी सरकार ने किया हो? नहीं, सिर्फ अदानी इसमें नहीं है, इसमें सारे लोग हैं। मतलब जितने भी माइनिंग वाले लोग हैं, अदानी तो है, अदानी सबसे बड़ा बिगेस्ट डैमेजर तो अदानी ही है, कोई सवाल ही नहीं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको बिल्कुल खुला इन्विटेशन है कि आप आइए, जंगल काटिए, आपको क्या ले जाना है ले जाइए। कहीं एनवायरमेंट, मुझे याद है नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू नागपुर में लाइव इंटरव्यू हुआ था, और नेशनल हाईवे नंबर 7 का हियरिंग कोर्ट पे चल रहा था। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो आज 44 जिसको कहा जाता है, वहां पर पेंच टाइगर रिजर्व के बीच में से वो 2 लेन रोड बहुत पहले से हाईवे है, उसको 4 लेनिंग का एक प्रपोजल था, उसको सारे जो टाइगर एक्टिविस्ट थे वो विरोध कर रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि आप करिए 4 लेनिंग करिए, लेकिन मिटिगेशन मेजर्स उसमें इंक्लूड कीजिए। वो मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूड करने के लिए हाईवेज मिनिस्ट्री तैयार नहीं थी, गडकरी जी तैयार नहीं थे, कह रहे थे उसको बहुत पैसा लगता है। अरे भाई, पैसा खाने के लिए सारे अधिकारियों को करोड़ों रुपए है, और आप टाइगर कंजर्वेशन के लिए मिटिगेशन मेजर्स करने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। तो फिर जब बहुत लंबी लड़ाई हाई कोर्ट में चली नागपुर के, जो मैं कवर कर रहा था, तब जाकर उन्होंने मिटिगेशन मेजर्स, कुछ फ्लाईओवर्स बनाए, कुछ अंडरपासेस बनाए, वो सब किया, और उसके बाद से वो एक प्रेसिडेंट बना। और जहां जो भी नए अभी हाईवेज वगैरह बनते हैं, वहां पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मिटिगेशन मेजर्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं इंसेप्शन के स्टेज पे। लेकिन उस समय जो विरोध हुआ, मुझे याद है गडकरी जी बहुत विरोध कर रहे थे उस बात का, कह रहे थे कि हजारों करोड़ उसमें जा रहे हैं। फिर लाइव इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपका इसको विरोध क्यों है, तो उन्होंने कारण ये बताया गडकरी जी ने, वो सबने सुना लाइव, वो कह रहे थे कि जो जो एक्टिविस्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, वो कहते हैं कि उधर से गाड़ी आ जाएगी तो टाइगर के कानों में तकलीफ होगी और टाइगर बहरा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं कह रहा। मतलब इतना झूठ
वो बता रहे थे, सीधे तौर पे बता रहे थे। तो ये मतलब इनको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन वगैरह इन चीजों से इनको अंदर से दिल से चिढ़ है। ये कहते हैं कि ये सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है डेवलपमेंट के रास्ते में। इतनी इनकी फंडामेंटली फ्लॉड सोच है। तो ये क्या ये मुझे कोई आश्चर्य नहीं है 177 में से 176वां नंबर आया है भारत का। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये लोग ये सिर्फ ये कोई एनवायरनमेंट के फील्ड में ही इन्होंने डैमेज किया ऐसा नहीं है। ये तो सामाजिक क्षेत्र से लेकर टेक्नोलॉजी के सारे क्षेत्रों में और साइंस के सारे क्षेत्रों में ये नुकसान ही कर रहे हैं। कौन सा फायदे का काम किया है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है सबसे बड़ी कैजुअलिटी इनके राज्य में हुई है। इसके बारे में इसके कई प्रमाण, कई उदाहरण पिछले 12 साल में हमने देखे हैं। अब कार निकोबार का प्रोजेक्ट जो है वो मुझे लगता है कि उसका पिनाकल है। मतलब इतना इतना वो डैमेजिंग और डेंजरस प्रोजेक्ट है कि आप लाखों पेड़ काट रहे हैं। मतलब आप कुछ लगता भी नहीं है, कुछ लाज शर्म नहीं इन लोगों को। लाखों पेड़ ऐसे ही काट देंगे इसलिए कि बगैर वो काटे भी वो काम हो सकता है। उसके कोई ऑल्टरनेटिव होंगे ना। आप बात कीजिए, एनवायरमेंटलिस्ट से बात कीजिए, आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, कुछ वाया मीडिया निकलेंगे। नहीं, आप ऐसा है कि ये लोग प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। कोई पब्लिक हियरिंग नहीं, कोई लोगों का मत नहीं लिया जाता और सीधे तौर पर प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है और बाद में क्लियरेंसेस, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये जो है ये दे आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। उससे जो नुकसान होना था वो हो गया है और आगे और भी होगा, क्योंकि ये इन बाज नहीं आने वाले। तो मुझे लगता है ये और 10-15 साल रहेंगे तो भारत उसमें अपनी बात खत्म करता हूँ। जो एनवायरनमेंट के जो गोल्स है दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो गोल्स है, उन गोल्स को अगर अचीव करना है तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये उसको बहुत ज्यादा लूज करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम कहाँ तक उस गोल को अचीव करने में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? तो मुझे लगता है ये हर दृष्टि से ये डेंजरस है और कोई आश्चर्य नहीं 176वां नंबर आया। हो सकता है अपना 177 अगले साल लास्ट नंबर भी आएगा, उसके आगे भी जा सकते हैं। जी।